हेलो दोस्तों। तो आपकी सर्विंग स्टार्ट कर रहे हैं। सर्विंग की पहली क्लास है जिसमें अपन सर्विंग का बेसिक और सर्विंग का क्लासिफिकेशन हम जानेंगे। क्लियर है? तो आप देखिए सर्विंग क्या रहती है। सर्विंग क्या एक तरह की आर्ट है जिससे कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट लेते हैं। अच्छा, मेजरमेंट कैसे लेते हैं? कोई भी एक फिक्स पॉइंट है, अर्थ सरफेस पर कोई भी एक फिक्स पॉइंट है, उसके अबाउट आप कोई भी आप ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट अगर ले रहे हो तो उसे कहते हैं सर्वे। अच्छा, मेजरमेंट कैसे ले सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट का? above एंड beneath ऑफ द ग्राउंड टू शो देयर रिलेटिव पोजीशन, यानी इनकी रिलेटिव पोजीशन जानने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए जो मेजरमेंट लेते हैं उसी कला को अपन क्या कहते हैं? सर्विंग आप कहते हैं। क्लियर? जैसे कि पिछली क्लासेस में मैं करता रहा हूं, जहां से क्वेश्चंस आएंगे वहां मैं आपको स्टार लगा के दे दूंगा, तो आप उस चीज को नोट करते रहना। क्लियर? अब देखो, सबसे पहले अपन अर्थ सरफेस की बात करें तो अर्थ का सरफेस कैसा है तो ध्यान रखना, स्पेरी एस्पेरियोड भी लिख के आता है ऑप्शन में, और एक ऑबलेट एस्पेरियोड भी लिख के आता है, तो आपको पूरा याद रखना है। क्लियर? आपके अर्थ का सरफेस कैसा? ऑबलेट स्पेरियोड। क्लियर? क्वेश्चन आ चुका आपके एग्जाम में, तो आप अर्थ के सरफेस का आपको ध्यान रखना। क्लियर? इक्यू इक्यूटरल एक्सिस जो आपका 12756.75 है, एंड पोलर एक्सिस कितना? 12713। क्लियर? आपको इसकी वैल्यू नहीं पूछेगी, बट एग्जाम में पूछा गया इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो अप्रोक्सीमेट 43 किलोमीटर का डिफरेंस है। कितना? 43 किलोमीटर का अप्रोक्सीमेट दोनों एक्सिस के बीच में आपका डिफरेंस है। अगर परसेंट पूछा जाए तो कितना आ जाएगा? इसी का उल्टा कर दो, पॉइंट लगा के 0.34। क्लियर? 0.3% जो है इनमें दोनों में डिफरेंस है। किसमें? इक्विलेटरल एक्सिस और पोलर एक्सिस में पृथ्वी के दो एक्सिस रहते हैं। ओके, आगे देखते हैं क्या करा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द प्लब लाइन इज नोन एज वर्टिकल लाइन। अब देखें, ये आपका अर्थ का सरफेस है, तो ग्रेविट जहां पर सेंटर है, ग्रेविटेशनल फोर्स का बिल्कुल सेंटर में लगता है, अर्थ के सेंटर की साइड। क्लियर? कैसे लगता है? अर्थ के सेंटर की साइड। ओके, ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी साइड लगता है? अर्थ के हमेशा सेंटर की साइड लगता है। क्लियर? और जो प्लब लाइन आती है ना, प्लब लाइन आती है, तो उनको हमेशा क्या लेते हैं? जो सरफेस के वर्टिकल माना जाता है। कैसे माना जाता है? प्लब लाइन को हमेशा वर्टिकल माना जाता है। जहां से क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिले, बट आपको जहां से मिलेंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा। देखें क्वेश्चन जहां से बना है, सबसे पहले तो ऊपर जो लिखा मैंने अलग से समझे क्या लिखा था मैंने, वो देखें। कोई भी आप आर्च और उसका कोड ले लें, कितने कोड की लंबाई कितनी होना चाहिए? 18.5 किलोमीटर डिस्टेंस तक आप कोई भी आर्क लोगे और उसका कोड लोगे, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो 10 mm का रहेगा। कितना रहेगा? 10 mm का। जिसे आप सेंटीमीटर बोले तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ध्यान रखना, ध्यान देने वाली बात है। कई कई जगह पर 15 mm लिखा रहता है, बहुत सारी बुकों में 15 mm दिया, जो कि गलत है। क्लियर? इसका करेक्ट आंसर जो है 10 mm ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या करना है याद? कि 18.5 किलोमीटर डिस्टेंस तक अगर आर्क और कोड की डिफरेंस देखेंगे लंबाई में, तो वो डिफरेंस कितना आना चाहिए आपका? 1 सेंटीमीटर, या पर mm में 10 सेंटीमीटर आपका आना चाहिए। क्लियर? अच्छा, ऑल लाइन लेइंग ऑन अर्थ सरफेस आर कर्व्ड लाइंस एंड ऑल ट्रायंगल आर स्फेरिकल ट्रायंगल। यानी अर्थ सरफेस बिल्कुल प्लेन नहीं रहता, कैसा रहता है? स्फेरिकल रहता है। तो जितनी लाइन आप अर्थ सरफेस पे आप बिल्कुल लेइंग करोगे, बिछाओगे, तो वो कैसी आएंगी? वो कर्व लाइन आएंगी। क्लियर? और इससे जो ट्रायंगल बनेगा उसे बोलेंगे स्फेरिकल ट्रायंगल। क्लियर? ट्रायंगल कैसे बनेगा आपका? स्फेरिकल ट्रायंगल इस प्रकार से बनेगा। क्लियर? स्फेरिकल ट्रायंगल। ओके, तो इंपोर्टेंट चीज जो थी आपको हैशटैग और स्टार लगा दिया मैंने, नोट कर लेना। जो चीज भी नोट करना, क्या नोट करना? लेंथ ऑफ एन आर्च 1.2 किलोमीटर ऑन अर्थ मीन सरफेस इज ओनली 1 mm मोर देन द स्टार्ट लाइन ऑफ कनेक्टिंग ऑफ 2 पॉइंट्स। यानी कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में आप एक आर्क बनाओगे, जिसकी लंबाई कितनी आर्क की? ये आर्क ऐसी बनेगी ना, क्योंकि स्पेरिकल शेप है, कर्व लाइन आएगी। आर्क की लंबाई कितनी है? 1.2 किलोमीटर। तो जहां पे आप स्ट्रेट लाइन खींचोगे, बिल्कुल सीधी लाइन खींचोगे, तो जो कितनी कम आएगी? ओनली 1 mm कम आएगी। 1 mm का आपका क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। तो दोनों ही चीज याद रखना। 10 mm कब आता है? आर्क और कोड की अपन कंपेरिजन करते हैं कितनी दूरी तक? 18.5 किलोमीटर, 18.5 किलोमीटर दूरी तक आप कंपेरिजन करते हैं, तब 10 mm का डिफरेंस आता है। और आर्क की लंबाई अपन 1.2 किलोमीटर तक लेते हैं, कर्व लाइन और स्ट्रेट लाइन में जब अंतर देखेंगे तो कितना आएगा? 1 mm आएगा। ये दोनों ही चीज बहुत कंफ्यूजन रहती है आपको, इसलिए मैंने दोनों को एक ही जगह आपको
डाल के बता दिया। क्लियर। अच्छा ध्यान रखना, एवरेज रेडियस जो अर्थ लेते हैं 6360 लेते हैं, 6370। क्लियर। 6370 क्या एवरेज लेंथ, एवरेज रेडियस लेते हैं जो है अर्थ की। ओके, आगे देखो, द सर्वे इन विच कर्व सरफेस इज कंसीडर्ड कॉल्ड जियोडेटिक सर्वे एंड सर्वे विच अर्थ सरफेस अर्थ कर्वेचर इज नेग्लेक्जिबल नोन है प्लेन सर्वे। इसके बारे में समझ लीजिए, जहां से क्वेश्चन ऐसा कोई जेई का एग्जाम नहीं बना जहां से नहीं आया हो। क्लियर। आपको पता ना अर्थ क्या है, कर्व शेप में अगर आप ऐसा सर्वे कर रहे हैं जिसमें आप कर्व शेप को कंसीडर कर रहे हैं कि अर्थ सरफेस क्या कर्व है, तो कर्व सरफेस को आप इंक्लूड कर रहे हो, कंसीडर कर रहे हो, तो उस प्रकार के सर्वे को क्या करेंगे आप, जियोडेटिक सर्वे कहेंगे। क्या कहेंगे, जियोडेटिक सर्वे। क्लियर। ये आ गया आपका जियोडेटिक सर्वे। अगर आप थोड़ी सी दूरी तक, आप थोड़े से एरिया तक आप सरफेस कर रहे हो, आप सर्वे कर रहे हो, तो अपन इस कर्व सरफेस को क्या मान लेते हैं कि सरफेस क्या प्लेन, इसको क्या मान के चलते हैं कि सरफेस क्या प्लेन। तो इस प्रकार के सर्वे को जिसमें कि कर्वेचर ऑफ अर्थ, अर्थ का जो कर्वेचर रहता है, जो घुमाव रहता है, जो कर्व रहता है, उसको अपन निग्लेक्ट कर देते हैं, तो उसमें अपन प्लेन मान लेते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं, अगर निग्लेक्ट कर दिया तो प्लेन सर्वे कहते हैं। क्लियर। क्या कहते हैं, प्लेन सर्वे बोलते हैं। ध्यान रखना, यदि कर्वेचर ऑफ अर्थ को इंक्लूड कर दोगे तो जियोडेटिक सर्वे हो जाएगा, कर्वेचर ऑफ अर्थ को आप इंक्लूड नहीं करोगे, कंसीडर नहीं करोगे, आप निग्लेक्ट कर दोगे तो वो प्लेन सर्वे हो जाएगा। जो दोनों ही चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इफ एरिया टू बी स्मॉल द कर्वेचर ऑफ अर्थ में बी निग्लेक्ट एंड प्लम लाइन ट्रीट एज ए पैरेलल टू ईच अदर, ऑल ट्रायंगल आर ट्रीटेड एज प्लेन ट्रायंगल। वही है, अगर आप सिंपल सर्वे करोगे, प्लेन सर्वे करेंगे तो स्फेरिकल ट्रायंगल कैसे ट्रीट हो जाएंगे, बिल्कुल प्लेन ट्रायंगल की तरह ट्रीट हो जाएंगे। बट इसको आपको अगर नहीं आ रहा समझ तो छोड़ो, जो चीज इंपोर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी, जहां से कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं बना। अच्छा, एक और चीज इंपोर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, बार बार बनते हैं, इसलिए एक दो मिनट में आप सब चीजें समझ लीजिए। क्लियर। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द फील्ड, अब आपको ऐसे याद नहीं करना नेचर ऑफ द फील्ड के अकॉर्डिंग कौन कौन से रट रहे हो, लैंड सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे, सिटी सर्वे, इस प्रकार से आपको नहीं रटना। क्लियर। आपको इसके नाम और सामने इसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। क्लियर। देखो, पहला लैंड सर्वे, यानी बेसिकली आप कोई भी भूमि का जब सर्वे कर रहे हो, बेसिक सर्वे कर रहे हो, तो उसे लैंड सर्वे आप बोलते हैं, जहां से कोई डेफिनेशन नहीं आती। इंपोर्टेंट है आपका टोपोग्राफिकल सर्वे, टोपोग्राफिक्स सर्वे। क्लियर। अब इसके इंपोर्टेंट पॉइंट मैंने लिख के दे दिए पहले ही आपको। टू डिटरमाइन द नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ, यानी कि कोई भी ग्राउंड है उसका नेचुरल फीचर आपको डिटरमाइन करना है, जैसे कि वहां पर कैसी है, दलदली एरिया, पहाड़ी एरिया, जंगली एरिया, ये सब नेचुरल फीचर्स कैसे डिसाइड करेंगे आप टोपोग्राफिकल सर्वे से। क्लियर। इंपोर्टेंट चीज और है, टू ऑब्टेन डाटा टू मेक द मैप, यानी कि किसी भी मैप को बनाने के लिए कौन सा सर्वे करते हैं आप, टोपोग्राफिकल सर्वे करते हैं। जो चीजें इंपोर्टेंट है, तीनों चारों चीजें आ चुकी मैं बता रहा हूं आपको। पूछे नेचुरल फीचर्स जैसे कि मार्सी लैंड है, जंगल है, फॉरेस्ट है, या पर दलदली एरिया है, या हिली एरिया है, उसको बताने के लिए कौन सा सर्वे करेंगे, टोपोग्राफिकल सर्वे। क्लियर। मैप को बनाने के लिए कौन सा सर्वे करेंगे, टोपोग्राफिकल सर्वे। इसकी स्केल क्या रहती है, 1 in 25,000 टू 1 in 100 के, यानी कि 1 in 25,000 से 1 in 100,000, यानी 100,000 तक आपकी स्केल आपकी रहती है। तो ये दोनों ही पॉइंट आपके इंपोर्टेंट है, तो आप नोट कर सकते हैं। क्लियर। कैडिस्ट्रल सर्वे किस लिए यूज करते हैं, टू यूज टू प्रोड्यूस प्लान फॉर प्रॉपर्टी बाउंड्री, यानी कि जो प्रॉपर्टीज बाउंड्री रहती है, जैसे आप कोई भी, जैसे आप मान चलो आपका खेत है, उसकी बाउंड्री निर्धारित करना, तो कौन सा कैडिस्ट्रल सर्वे आप यूज करोगे। तो जो कौन से डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा जो सर्वे किया जाता है वो कौन सा सर्वे रहता है, कैडिस्ट्रल सर्वे रहता है। क्लियर। तो ये दोनों ही चीज इंपोर्टेंट है, जो भी आपके एग्जाम में आ चुका, कैडिस्ट्रल सर्वे क्या, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसकी बाउंड्री निर्धारित करने के लिए कौन सा सर्वे यूज करते हैं, कैडिस्ट्रल सर्वे यूज करते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा कौन सा सर्वे यूज होता है, कैडिस्ट्रल सर्वे यूज होता है। सिटी सर्वे, अब सिटी में जितनी भी आपकी स्ट्रीट्स हैं, वाटर सप्लाई आप करोगे, सीवेज लाइन आदि डालोगे, जो भी सिटी के अंदर जो भी वर्क होंगे वो सब किस, उसके लिए कौन सा सर्वे करेंगे आप, सिटी सर्वे आप उसके लिए कर दोगे। मैराइन और हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या है, ऐसे सर्वे जो कि पानी के ऊपर बनी हुई बॉडीज, यानी पानी के ऊपर बनी हुई स्ट्रक्चर, या फिर पानी के जस्ट पास बनी हुई स्ट्रक्चर के लिए करते हैं, यानी वाटर बॉडीज के लिए जो करते हैं, वो आप सबको इसमें आ जाएंगे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे में आ जाएंगे। तो एक बात बढ़ याद रखना, वाटर बॉडीज के पास में या वाटर बॉडीज के ऊपर जो सर्वे होते हैं वो सब क्या रहते हैं, हाइड्रोग्राफिक सर्वे रहते हैं। हाइड्रो मीन पानी होता है। क्लियर, सिंपल सा।
अच्छा, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, अब जहां से इंपोर्टेंट चीज जो होगी वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना, जो पेपर में आई है आपको कहीं नहीं मिलती, मैं बता देता हूँ। इससे क्या डिटरमाइन एजिमुथ, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लोकल टाइम, किससे डिटरमाइन होता है? एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे से यूज होता है। जी नहीं आया पेपर में, क्या आया था? पेपर में आता है एब्सोल्यूट लोकेशन कौन से सर्वे से आप बता सकते हो, तो ध्यान रखना एब्सोल्यूट लोकेशन जो बता सकते हैं आप, वो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे से बता सकते हैं। मैं भी नाम भी गलत किया था जब आया था आपका, जिस D+S में मिला था मुझे, उसमें क्लियर पूछा था विच सर्वे हेल्प टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। तो उसमें टोपोग्राफिकल सर्वे एग्जांपल था, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे एग्जांपल था, क्लियर। और सारे एग्जांपल, तो मैंने टोपोग्राफिकल आंसर लगा दिया था, बाद में मुझे पता पड़ा इसका करेक्ट आंसर जो है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, इसका करेक्ट आंसर है, तो आप पहले ही जान लीजिए, क्लियर। अच्छा, ऑन बेसिस ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे, तो मैंने आपको पहले बता दी, ऐसे आपको नहीं रटना को ऑब्जेक्ट ऑफ ऑन सर्वे के कौन कौन से, बट नॉर्मली आपको पता होना चाहिए इंजीनियरिंग सर्वे क्या रहता है। तो इंजीनियरिंग सर्वे कभी यूज करते हैं जब डिजाइन और डाटा, डिजाइन के लिए डाटा और कंस्ट्रक्शन, यानी इंजीनियरिंग सर्वे, इंजीनियर स्ट्रक्चर कोई भी, जैसे डैम है, रोड है, इनके आपको डिजाइन और डाटा आपको इकट्ठा करना, उसके लिए आप सर्वे कर रहे हो इंजीनियरिंग पर्पज से, तो उसे इंजीनियरिंग सर्वे कहते हैं, क्लियर। रिकोनाइंसेंस सर्वे क्या रहता है? एक तरह का प्रीलिमिनरी सर्वे रहता है, जो कि आप कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हो या फिर कोई भी रोड कर रहे हो, तो वहां पे आप पहले ही आप एक अप्रोक्सीमेट डाटा लेके आते हो, उसे ही रिकोनाइंस सर्विस कहते हैं। प्रीलिमिनरी सर्वे वही एक तरह का रिकोनाइंस सर्विस से थोड़ी जाना आप डिटेल लोगे तो प्रीलिमिनरी सर्वे हो जाएगा। लोकेशन सर्वे, यानी किसी भी लोकेशन पे आप वहां पे प्रॉपर सर्वे करो तो लोकेशन सर्वे हो जाएगा। मिलिट्री सर्वे क्या हो जाएगा? जैसे कि मिलिट्री हमारी फोर्सेस, आर्मी वगैरह, वो अपने स्ट्रेटेजी प्लान वगैरह करने के लिए जो भी सर्वे आप बनाएगी उसे बोलेंगे मिलिट्रिकल सर्वे के लिए। अच्छा, माइन सर्वे यानी खदान, जो भी आप माइनिंग मटेरियल खोदने के लिए, माइनिंग मटेरियल को फाइंड आउट करने के लिए जो सर्वे किए जाते हैं वो माइन सर्वे हो जाते हैं। इनको शॉर्ट शॉर्ट क्यों बता रहा हूँ कि जहां से क्वेश्चन बनते नहीं है, क्लियर। इसे डायरेक्ट आपको डेफिनेशन टाइप की बता रहा हूँ, तो वो आप ध्यान रखना। जियोलॉजिकल सर्वे, ऑब्टेन डाटा फ्रॉम डिफरेंट स्टेट ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ सरफेस के जो जो लेयर्स रहती हैं, स्टेट रहते हैं, उनमें से डिफरेंस प्रकार का डाटा आप फाइंड आउट करने के लिए कौन सा सर्वे करते हैं, वो आप जियोलॉजिकल सर्वे करते हैं, ओके। आर्कियोलॉजिकल सर्वे, वही आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा, मतलब कुछ चीजें जानने के लिए कि वो जो मूर्ति कौन से काल की है, और भी बहुत सारी चीजें जो जानने के लिए करते हैं, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे आपका हो जाता है, क्लियर। ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो चैन सर्वे में क्या होता है, जिसमें चैन का यूज होता है, वो चैन सर्वे हो जाएगा। इनको डिटेल में पढ़ेंगे क्यों, ये सब आपके इंपॉर्टेंट है। कंपास सर्वे में जिसको कंपास यूज करते हैं वो कंपास सर्वे हो जाएगा। प्लेन टेबल सर्वे, जिसको प्लेन टेबल सर्वे, जिसमें प्लेन टेबल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। थियोडोलाइट, जिसमें थियोडोलाइट यूज करेंगे। टैकोमेट्रिक, जिसमें टैकोमीटर यूज करेंगे। मॉडर्न सर्विंग, जिसमें मॉडल जो ईडीएम वगैरह है, ओके। इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट आप यूज करो। फोटोग्राफिक और एरियल सर्वे, जिसमें फोटोग्राफिक टेक्निक और एरियल, यानी भाई फोटोग्राफी का यूज करते हैं, वो हो जाएंगे आपके फोटोग्राफिक और एरियल सर्वे। जो क्वेश्चंस आपके आए थे वो मैं आपको बता दिया। अच्छा, एक ध्यान रखना, क्लासिफिकेशन बेसिस ऑन मेथड ऑफ एम्प्लॉयड, यानी दो प्रकार की मेथड रहती हैं आपकी, एक ट्रायंगुलेशन मेथड, एक ट्रैवर्सिंग मेथड। ट्रायंगुलेशन मेथड में क्या रहता है, आप इसमें ट्रायंगल के फॉर्म में बना बना के आप सर्वे करेंगे कोई भी एरिया का, उसे क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलेशन मेथड। इसमें ट्रायंगल का ध्यान रखना, ट्रायंगल का जो एंगल रहता है, अच्छे सर्वे कब माने जाते हैं, जब ट्रायंगल का एंगल जो रहता है वो 30 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 120 डिग्री से छोटा होना चाहिए। दूसरी भाषा में, यानी वो 30 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में आपके ट्रायंगल का एंगल होना चाहिए, तो उसे अपन अच्छा ट्रायंगल बोलते हैं, क्लियर। ट्रायंगुलेशन सर्वे के लिए, ओके। अगर आइडियल पूछे कि आइडियल ट्रायंगल का कितना एंगल रहता है, तो आइडियल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल जो रहता है 45 डिग्री का रहता है। कितना? 45 डिग्री के एंगल को अपन क्या कहते हैं, आइडियल ट्रायंगल का एंगल बोलते हैं। जो क्वेश्चन आ चुके हैं दोनों ही, तो ध्यान रखना। आइडियल के लिए कितना? 45 डिग्री। अच्छा, गुड ट्रायंगल की कितना? 30 से 120 डिग्री के बीच में, ओके। अच्छा, ट्रेवर्स में क्या? ट्रेवर्स में आप कंपास के द्वारा ट्रेवर्सिंग करते रहते हैं, क्लियर। लाइन के रूप में भी कर सकते हैं, इसमें ट्रायंगल बनाने की कोई नीड नहीं रहती है। तो इतना मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अपन जो है नेक्स्ट क्लास सर्वे की जब होगी तो इससे आगे अपन जो है बताएंगे। तो जो भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको पूछना हो उसको आप कमेंट कर सकते हो। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जो भी आपका डाउट हो वो आप बताएं। मेरे से कॉन्टेक्ट करना, आप अबाउट में जाएं, जो आपके जो भी कोई भी डाउट हो आपकी स्टडीज रिलेटेड, वो अबाउट में जाके मेरी जीमेल आईडी मिल जाएगी, वहां पे जाके आप कोई भी डाउट आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।